नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है? क्या है इन खबरों के मायने और क्या है इनके पीछे का एजेंडा? देखेंगे पूरी खबर, जुड़ेंगे अपने सहयोगियों से और देखेंगे ग्राउंड सिचुएशन भी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। महाराष्ट्र में विधानसभा का विशेष सत्र कल की बजाय अब रविवार को 3 जुलाई को होगा। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव सरकार 4 जुलाई को करेगी बहुमत साबित। बागी विधायक के खिलाफ शिवसेना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार। 11 जुलाई को होगी सुनवाई। शिवसेना नेता संजय राउत से प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की पूछताछ। धन शोधन मामले में ईडी कर रही है पूछताछ। देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज से पूर्ण प्रतिबंध। प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों के स्टिक समेत 19 चीजों पर पाबंदी। दोषी के खिलाफ सजा का भी प्रावधान। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज के दिन को बताया ऐतिहासिक। जीएसटी के 5 साल पूरे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वें जीएसटी दिवस समारोह का किया उद्घाटन। जीएसटी एट 5 पुस्तिका का भी हुआ विमोचन। दक्षिण पश्चिम मानसून देश के अधिकतर राज्यों में पहुंचा। राजधानी दिल्ली में अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना। असम में हाल की बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय का एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल गुवाहाटी में। ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा शुरू। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों की 9 दिन की रथ यात्रा में भाग ले रहे हैं श्रद्धालु। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 145वीं रथ यात्रा का पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजन। देश आज मना रहा है नेशनल डॉक्टर्स डे। चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टरों के अमूल्य योगदान और कोरोना में उनके जज्बे को देख कर रहा है सलाम। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर पृथ्वी को स्वस्थ बनाने वाले मेहनती डॉक्टरों को डॉक्टर्स डे पर दी बधाई। और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो है बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जुड़ी हुई। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हैदराबाद में बैठक होनी है और इस बैठक के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और बैठक के एजेंडे पर अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। हैदराबाद में यह बैठक आयोजित होने के कई खास मायने भी निकाले जा रहे हैं। तेलंगाना पर बीजेपी का खासा फोकस है। पिछले कई दिनों से ये बात सामने आई है और कार्यकारिणी की बैठक में 3 प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद है। संगठन से जुड़े कई मुद्दों पर भी इस बैठक में अहम चर्चा होने की संभावना है। बीजेपी के नेताओं का तेलंगाना की सभी विधानसभा सीटों पर भ्रमण का भी एक कार्यक्रम रखा गया है। बीजेपी राज्य में अपनी जड़ों को तेजी से कर रही है मजबूत। हाईटेक सिटी हैदराबाद को बीजेपी के झंडों, बैनरों और पोस्टरों से पूरी तरह से पाट दिया गया है। और आज शाम बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद पहुंच रहे हैं, जहां कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और जेपी नड्डा एक रोड शो करेंगे और इसके बाद महासचिवों के साथ बैठक भी करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी समेत अनेक जो वरिष्ठ नेता है, जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं, ये बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो हैदराबाद में बैठक होनी है उसको लेकर के है। पहले सुन लेते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण, जो बीजेपी के हैं, भाजपा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष है राष्ट्रीय, उनका क्या कहना है। और इस बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है, जो तेलंगाना बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। क्या कहेंगे, आप तो होस्ट हैं, यहाँ की तैयारियों में आप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका के बाद तेलंगाना में जोर लगा रही है कि क्या मायने हैं इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के? ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक ऐतिहासिक है, क्योंकि तेलंगाना में सरकार हासिल करने का हम राष्ट्र प्रदेश जो कमेटी तय किया
और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी पहली बार इतने 4 दिन का बैठक चल रहा है। बड़ी एक आम सभा भी किया जा रहा है जहाँ की मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के अलावा पूरे मुख्यमंत्री जो बीजेपी के वो पूरे शामिल होंगे। तेलंगाना के आज आबादी ये बदलाव चाहते हैं क्योंकि ये भ्रष्टाचार सरकार, ये परिवारवाद सरकार को उखाड़ के फेंकने के लोग चाहते हैं सिर्फ, और बीजेपी से ये संभव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व में तेलंगाना के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्या लगता है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है, हाईटेक सिटी में, लगता है कि कमल जो है आने वाले दिनों में हैदराबाद में भी खिलेगा? जरूर तेलंगाना में कमल खिलेगा। लोग आज बदलाव चाह रहे हैं कि तबाह हो गए 8 साल के अंदर। जिस तरह मोदी जी ने 8 साल के अंदर किस तरह विकास और हमारे कल्याणकारी योजना के साथ लोगों का दिल जीत रहा है, मगर यहाँ पे तो सिर्फ परिवारवादी भ्रष्टाचार पूरा तेलंगाना लूट लिए गए। इसलिए लोग जितना जल्दी ये सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं और बीजेपी संभव है लोग मानते हैं, इसलिए बीजेपी के साथ तेलंगाना के लोग हैं। तो बीजेपी के साथ तेलंगाना के लोग किस तरह आ रहे हैं और क्या क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर के 2 हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधे हैदराबाद से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा है और हमारे साथ राजेश राज है जो कि इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आप दोनों एक साथ ही खड़े हैं, तो मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगी कि बैठक के मायने क्या है और हैदराबाद में कितने समय के बाद ये बीजेपी की बैठक हो रही है, क्योंकि मिशन दक्षिण भारत एक तरफ है, 2024 एक तरफ है, क्या सब है? देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तकरीबन 1 घंटे बाद हैदराबाद पहुंच रहे हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद एक भव्य रोड शो भी है। शाम को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो जनरल सेक्रेटरी की है उनकी बैठक होगी। एक रूपरेखा तय होगी दोनों दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की कि क्या प्रस्ताव आने हैं, उसमें क्या चर्चा होनी है, उस पर पूरी चर्चा होगी। और हैदराबाद में ये जो बैठक है, तेलंगाना बनने के बाद पहली बार हैदराबाद में यह बैठक होने जा रही है। और लंबे अरसे से आप देखें तो बीजेपी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी वो दिल्ली में ही होती रही थी और कोरोना के दौरान हमने देखा कि उसमें कई बार देरी भी हुई। तो ऐसे में बाहर दिल्ली से बैठक करना और हैदराबाद का चयन करना अपने आप में इसके बहुत मायने हैं। हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे साथ हैं, तो उनसे हम इस बारे में जानेंगे। राजेश, हैदराबाद को चुनना, क्योंकि सब जानते हैं कि बीजेपी बहुत जोर लगा रही है, तो ये अभी लगता है कुछ सिग्नल्स का इशू है और हम फिर से अपने दोनों सहयोगियों के पास जाना चाहेंगे। लेकिन ये बता दें कि हैदराबाद में इस बैठक के काफी मायने हैं और लगातार जो पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, उन सबको ये काम भी दिया गया पार्टी आलाकमान नेतृत्व की तरफ से कि वो तेलंगाना के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाएं और वहां पर पार्टी की पकड़ को मजबूत करने के लिए जुटे और लोगों के साथ बातचीत करें। तमाम ऐसी चीजें जो है, क्योंकि विधानसभा चुनाव पर तो असर है ही, लेकिन इसके अलावा जो असर देने के लिए कोशिश की जा रही है वो है कि किस तरह 2024 के चुनावों पर निगाह है। एक बार फिर से हम चलने की कोशिश करते हैं शैलेंद्र और राजेश राज के पास जो कि हैदराबाद में। शैलेंद्र, अगर आपके पास तक आवाज आ रही हो, आपका सिग्नल चला गया था, तो मैं फिर से आपसे जानना चाहूंगी। जी बिल्कुल, हम जो राजेश से सवाल पूछ रहे थे उसी पर आगे बढ़ते। राजेश, क्या मायने हैं हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की? विंध्याचल पार अगर शैलेंद्र बात करें तो कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि अब हम कह सकते हैं कि लगभग 20 से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उनके सहयोगियों की सरकार है। ऐसे में बीजेपी की हर हाल में कोशिश है कि कर्नाटका के बाद कहीं ना कहीं अब वो तेलंगाना या चेन्नई समेत जो अन्य दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ पर उनकी लगातार जो है वो उपस्थिति दर्ज हो। और आपने देखा कि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण से जब हमने बातचीत करी तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हम तेलंगाना में कमल खिलाएंगे और राज्य सरकार का जो भ्रष्टाचार है या जो फिर निकम्मापन है उसको हम उजागर करेंगे। और हैदराबाद में जिस तरीके से तैयारियाँ हम सबों ने देखा सुबह से
हम आप तमाम लोग घूम रहे हैं सड़कों पर, हम लगातार ये देख पा रहे हैं कि पूरे हैदराबाद को भारतीय जनता पार्टी के बैनरों और पोस्टर से सजा दिया गया है। एक खूबसूरत सा नज़ारा है। देश भर के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार मशक्कत कर रहे हैं कि कैसे कर्नाटका के बाद तेलंगाना में कमल खिले, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज जेपी नड्डा पहुंचेंगे, शाम में जनरल सेक्रेटरीज के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आगाज करेंगे, उस बैठक में शामिल होंगे। तो निश्चित तौर पर दिल्ली से बाहर हम कह सकते हैं कि भुवनेश्वर के बाद लगता है कि ये पहली बैठक है दिल्ली में कोरोना काल के बाद जिसको आयोजित किया जा रहा है और इसके बहुत गहरे मायने हैं। राजेश, यहाँ पर राजेश जो बता रहे थे उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप जी बताएं। शैलेंद्र, एक तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर ये 5 दक्षिण भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अगर हम मिला दें तो लगभग 130 के करीब सीट बनती हैं, जिसमें से बीजेपी 100 सीटों पर तो नजर लगा ही रही है कि वहां तक वो पहुंच जाए। दूसरा, वंशवाद को खत्म करने की राजनीति को लेकर दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों काफी आह्वान किया और कई जगहों पर अलग अलग तरीके से इस बारे में बात की। इन 2 मुद्दों पर क्या दिखाई दे रहा है भविष्य की रणनीति? ये देखिए, रणनीति बहुत स्पष्ट है। बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठाती है। तेलंगाना में भी आप देखें, बीजेपी ने इस बात पर बहुत फोकस किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि अलग राज्य का गठन हुआ, इसके मायने क्या थे, जनता की इच्छाएं क्या थी, और अब ऐसा लग रहा है कि दरअसल एक पार्टी, एक परिवार के हित जो है वो साधे जा रहे हैं। निशाना सीधे सीधे चंद्रशेखर राव और उनके टीआरएस पर था कि परिवारवादी पार्टी और परिवारवादी दलों को जनता को नकारना होगा, और वो एक बड़ा एक तरह से देखें संदेश बीजेपी की तरफ से दिया गया था कि परिवारवादी के खिलाफ बीजेपी लगातार लड़ाई लड़ रही है। और यही वजह है कि तेलंगाना में राज्य सरकार की जो विफलताएं हैं उनको जोर शोर से जनता के सामने रखा जा रहा है। 2 अहम बातें कहना चाहूंगा। जो 100 से ज्यादा यानी 114 से ज्यादा हारी हुई सीटें हैं जिन पर बहुत फोकस है बीजेपी का, उनमें तेलंगाना की तमाम लोकसभा सीटें हैं। और दूसरी बात है कि यहां जड़ें पहले से मौजूद हैं। आप देखें, यहां महानगर पालिका में हैदराबाद में बीजेपी जीत चुकी है। इसके बाद देखें तो बड़ी संख्या में यहां पर उसके सदस्य सभासद जीत कर आए हैं। तो ऐसे में आप जड़ें कह सकते हैं तेलंगाना में बहुत मजबूत है। और दूसरी तरफ जो अगर आप केसीआर के विपक्ष में देखें तो टीडीपी बहुत कमजोर है, उसकी जो राजनीतिक स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो अवसर बहुत अच्छा है बीजेपी के पास चुनौती देने का। और यही वजह है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने अपने नेताओं को भ्रमण करने को कहा है, यानी राष्ट्रीय नेता भी उसमें जाएंगे अलग अलग विधानसभा में संदेश देने। तो स्पष्ट बहुत साफ है कि दक्षिण के राज्य में कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा प्राथमिकता अगर कहें तो तेलंगाना में है। यही वजह है कि तेलंगाना सरकार की विफलताओं को जोर शोर से सामने रखा जा रहा है, संगठन के स्तर पर मजबूती दी जा रही है। और हम जानते हैं कि तमाम तेलंगाना के नेताओं को ज्यादा से ज्यादा सक्रिय हम देख सकते हैं उन मुद्दों को उठाते हुए, जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन संदेश बहुत स्पष्ट है कार्यकारिणी की बैठक में हैदराबाद में रखने का कि अब बारी दक्षिण के राज्यों में तेलंगाना की है, हैदराबाद की है, उसमें बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। रीमा, शैलेंद्र, एक सवाल राजेश राज से भी हम पूछना चाहेंगे आपके माध्यम से कि पहले जब भी हम बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठकों में बैंगलोर, चेन्नई या हैदराबाद में जाते थे तो हम देखते थे कि मेन्यू को लेकर के भी बड़ी बात होती थी। इस बार मेन्यू में क्या लग रहा है, क्योंकि राजनीतिक मेन्यू भी एक महाराष्ट्र में सरकार फिर से बन गई है, वो भी है, और तमाम जो 2024 की रणनीति की हम बात कर रहे हैं वो भी है, तो खास क्या है? हाँ देखिए रिबा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर। और एक बीएल संतोष जो संगठन महामंत्री हैं वो एक बैठक, अभी इंटरनल बैठक पार्टी की चल रही है। जैसा कि के लक्ष्मण जो ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया भी कि एक इंटरनल बैठक चल रही है और उस बैठक में तमाम जो राजनीतिक या आर्थिक सामाजिक जो प्रस्ताव पेश किए जाने की कवायद रही है भारतीय जनता पार्टी में, कम से कम 2 प्रस्ताव जरूर पेश किए जाते हैं, उसका अनुमोदन होता है और
पुरानी जो व्यवस्था जो रहती है, जो पुरानी बैठकों के दौरान जिन चीज़ों को रखा जाता है उसकी प्रगति पर भी समीक्षा की जाती है। तो आज की जो बैठक है उस इंटरनल बैठक में यह तय हो जाएगा कि आखिर किन किन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आक्रामक होगी राज्य सरकार के खिलाफ, या राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज सुनाई पड़ेगी या नहीं। इस पर भी के लक्ष्मण ने कहा कि राष्ट्रीय समसामयिक जो मुद्दे हैं उस पर भी निश्चित तौर पर चर्चा होगी और किन किन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है इस पर आज जो है फैसला हो जाएगा। और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि कौन प्रस्ताव लेकर कौन आएंगे और किसका कौन अनुमोदन करेंगे और किन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन होगा, जिसको बारी बारी से आकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होंगे वो जानकारी देंगे मीडिया को, मीडिया से मुखातिब होंगे और तब पूरा जो ब्यौरा है, पूरी जानकारी जो है वो मिल पाएगा। बहरहाल आज जेपी नड्डा का रोड शो है और एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद रोड शो के जरिए वो कहीं ना कहीं यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उस व्यवस्था पर वो हमले करेंगे और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि इस रोड शो के जरिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले की जो सियासी हलचल है उसका आगाज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि अगर आप हैदराबाद आए तो जो झलक है तेलंगाना के संस्कृति की, उन राज्यों की जहां पर चुनाव होने हैं, गुजरात, हिमाचल, उनकी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। इसलिए जो नेता है उनका स्वागत किया जा रहा है, उसमें तेलंगाना की संस्कृति और जो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं अलग अलग राज्यों की संस्कृति दिखाई देती है, तो वो कलर भी दिखाई देता है। मेनू की आपने बात की, हम जानते हैं कि हैदराबाद में आप आए तो काफी लजीज व्यंजन भी, यहाँ की मिठाई भी मशहूर है, तो निश्चित तौर पर वो कलर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इडली सांभर आज सुबह भी हम लोगों ने नाश्ता किया, तो निश्चित तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि हैदराबाद के रंग में सरोबार ये बैठक होने जा रही है। रीमा, हैदराबादी बिरयानी पर भी नजर होगी तमाम लोगों की, जिसका भी स्वाद जो है वो दिल्ली से आए हुए जो मीडिया कर्मी है वो चख सकेंगे। दिल्ली से आए हुए मीडिया कर्मी भी और नेताओं के लिए बता भी रहते कि इस तरह से जी शैलेंद्र और राजेश, आप दोनों ने हमारे मुंह में भी पानी ला दिया ये सब व्यंजनों की बात करके और अपने ब्रेकफास्ट के मेन्यू बता के। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तमाम जानकारी आपने दी और बीजेपी की अहम बैठक जिस पर आप दोनों ही लोग नजर बनाए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम, त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्योहारों का समय हो और खाने की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मिठाइयाँ, नमकीन और तरह तरह के पकवान और व्यंजन हमारे त्योहारों का एक हिस्सा हैं, पर इनमें से कई व्यंजनों में छुपा हुआ है अत्यधिक तेल या चिकनाई, चीनी, नमक, खतरनाक ट्रांस फैट्स जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बीमारियों की जड़ हैं। आप पूछेंगे तो क्या त्योहार में भी हम ये सब नहीं खाएं? जवाब है खाइए, लेकिन थोड़ा कम। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज्यादा तेल या चिकनाई वाले, अधिक चीनी और नमक वाले खाने जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, तले हुए खाने आदि का सेवन सीमित करें। अपने खाने में ताजे मौसम के फल और सब्जियाँ, सलाद और अंकुरित दालों को शामिल करें। पानी भी सही मात्रा में पिए, जिससे शरीर में पानी की कमी ना हो और टॉक्सिन्स भी निकल सके। आइए हम अपने त्योहारों को सेहतमंद खाने के साथ मनाएं। और हाँ, त्योहारों के समय व्यायाम को मत भूलिए। त्योहार आपसे हैं, सेहत है तो त्योहार है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एजेंडे की तरफ, जो है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा हुआ। महाराष्ट्र में जिस तरह से नई सरकार बनी है, उनके सामने क्या अब चुनौती है?
या वो चुनौती बन गई है सबके लिए, शिवसेना के लिए? महाराष्ट्र में पिछले एक हफ्ते से जारी सियासी संग्राम नई सरकार बनने के बाद लगभग थमता हुआ सा दिख रहा है और आज शिवसेना बागी विधायकों के मामले को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र में बहुमत परीक्षण चुनाव की संभावना है। विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। सोमवार को शिंदे सरकार का बहुमत परीक्षण होना है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है और नए मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। शिवसेना, बीजेपी और निर्दलीय विधायकों में कई सारे नाम हैं जिनके बारे में अब चर्चा चल रही है, कौन कौन मंत्री बनेगा। और इस बीच शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बधाई दी है, लेकिन सरकार के पतन के लिए उद्धव ठाकरे को यह कहा है कि अत्यधिक विश्वास जो अपने लोगों पे किया उसकी वजह हुई। 2019 में बीजेपी शिवसेना को स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ मिलकर ये सरकार बनी थी। अब यह सवाल है कि क्या यह गठबंधन आगे भी जारी रहेगा या नहीं रहेगा, यानी शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस जो एक साथ आए थे। सरकार गिर चुकी है, लेकिन भविष्य अब कहां पर जाता हुआ दिख रहा है और खासकर सरकार बनने के बाद अब शिवसेना की स्थिति क्या है। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले हम मुंबई चलते हैं। शिशिर शेलार हमारे संवाददाता जो कि सीधे जुड़े हुए हैं और लगातार वो नजर बनाए हुए हैं पिछले कई दिनों से, जब से शिशिर ये पूरा राजनीतिक संग्राम एक तरीके से हम कहेंगे उठापटक चल रही थी, आप लगातार नजर बनाए हुए थे। अब उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शाम को बीजेपी की भी एक प्रेस वार्ता होने वाली है। क्या सब चल रहा है सरकार गठन के बाद, अब क्या चर्चा है? बिल्कुल, देखिए, हालांकि उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया था जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, तो इस्तीफा देने के बाद जब लोगों से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा था कि अब जो मैं है पार्टी को एक बार फिर से बांधने की कोशिश करूंगा और मैं शिवसेना भवन जाता रहूंगा। हालांकि इसी कड़ी में हम देख पा रहे हैं कि कुछ ही मिनटों पहले जो है उद्धव ठाकरे मुंबई स्थित शिवसेना भवन में पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद वो मीडिया से भी बात करेंगे। आगे की रणनीति शिवसेना की क्या होगी ये देखना होगा, लेकिन जैसे उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि पार्टी पर ध्यान देना है, पक्ष को एक बार फिर से मजबूत करना है। और एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि अब फिर से मतलब जीरो से शुरुआत करनी होगी। इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया था कि जिस प्रकार से एक बड़ा पार्टी कैडर, बड़े नेता जो है उनके साथ नहीं रहे, अलग खेमे में चले गए हैं, अलग खेमा बना लिया। हालांकि उस खेमे का आज के अगर वक्त देखा जाए तो क्या भवितव्य होगा ये अब तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे का जो खेमा है वो गोवा में है। हालांकि 3 और 4 तारीख को बहुमत स्पष्ट करना है और साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। हालांकि इस सभी प्रक्रिया में अगर देखा जाए तो ये सभी प्रक्रिया 2 दिन में जो है निपटानी है, इसके बारे में जो है सूचना भी जारी कर दी है। और 3 तारीख को मतलब शनिवार को जो है, रविवार को जो है यहाँ पर एक अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाएगा और साथ ही साथ जो है सरकार को, जो शिंदे सरकार है उसको अपना बहुमत साबित करना होगा। हालांकि कल जिस प्रकार से ट्विस्ट एंड टर्न हमने देखे महाराष्ट्र की राजनीति में, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है वो भी अगर देखे तो कहीं ना कहीं चौंक गए थे, लेकिन इसकी परिणति अगर देखा जाए तो इसका काफी असर महाराष्ट्र की राजनीति पे होने वाला है, खासतौर पर शिवसेना पर होने वाला है। क्योंकि कल सुबह ही शिवसेना की तरफ से जो शिवसेना के सांसद है, प्रवक्ता है संजय राउत, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमने जो है शिवसेना के एक नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। अब क्या शिंदे खेमा जो है ये कर पाएगा या नहीं, ये उनका सुबह का वक्तव्य था। और कल ही हमने शाम को देखा जिस प्रकार से शिंदे जो है मुख्यमंत्री बने। शिंदे जो कि स्वयं भी एक शिव सैनिक है, कट्टर शिव सैनिक माने जाते हैं, थाने से वो आते हैं और ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से जो है शिवसेना के एक सारे शिव सैनिक को जो है मुख्यमंत्री पद पर बना दिया। तो एक बड़ी यहाँ पे खेला यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीजेपी का। हालांकि ऐसे में अगर देखा जाए जिस प्रकार से जब उद्धव ठाकरे ने जो है इस्तीफा दिया था तो ये हलचल राजनीतिक गलियारों में कही जा रही थी कि कहीं ना उनको सहानुभूति ना मिल जाए, लेकिन अब लोगों में संभ्रम ये भी है कि अगर विरोध करे तो आखिर किसका करे। एक तरफ एकनाथ शिंदे जो कट्टर शिव सैनिक है, शिवसेना से भले ही इस वक्त जो उद्धव ठाकरे से थोड़े दूर है, लेकिन फिर भी जब शपथ ले रहे थे तो जबान पे बाला साहब ठाकरे का नाम था, आनंद दिघे का नाम था। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं संभ्रम शिव सैनिकों में भी है कि अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री बना है तो उसमें हर्जी क्या बात है। और दूसरी बीजेपी की करे तो बीजेपी भी इस वक्त अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अपने सही दांव फेंक रही है। और तो ऐसे में आने वाले समय में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है मुंबई के, वो भी मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी हो सकता है। अच्छा शिशिर, यहाँ पर अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये जो गठबंधन हुआ जिसको अब मुंह की खानी पड़ी, जो एक साथ आए शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, शरद पवार की तरफ से जो स्टेटमेंट आता है और लगातार जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है और एकनाथ शिंदे का बाहर जाना और अब मुख्यमंत्री बन जाना,
इस सब के बाद क्या शिवसेना खेमे में अब ऐसा भी चल रहा है कि अब जो गठबंधन था उससे निकलकर बाहर अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करने की कोशिश की जाए? क्योंकि अब तो सवाल यह भी खड़ा हुआ है कि शिवसेना का वजूद कहां पर बचता हुआ दिख रहा है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जब एमवीएस सरकार थी, मतलब जब सरकार में तीनों पार्टियां थी, तब तीनों पार्टियां कह रही थी एक दूसरे के साथ है। फिर हम कांग्रेस की बात करें, राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात करें, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वो शिवसेना के, मतलब उद्धव ठाकरे के शिवसेना के साथ है। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री जो है उनके समर्थन में वो है। हालांकि जब से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है, तो ऐसे में तीनों पार्टी के जो प्रमुख नेता है वो ये नहीं कह रहे कि हम तीनों पार्टियां इस वक्त एक साथ है या नहीं, या फिर इन तीनों पार्टियों का आगे भवितव्य क्या हो गया, तीनों पार्टियां महाराष्ट्र में एक साथ लड़ेगी या नहीं। कल भी अगर देखा जाए तो शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन किस प्रकार से शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या आगे आने वाले समय में उनके साथ रहेंगे, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना कह रही है कि हम पार्टी को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब स्वयं की पार्टी को बांधने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी साथ में लेकर आने वाला जो सफर है वो तय करेगी शिवसेना, ये भी उसमें बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो नेता थे वो कह रहे थे कि हम शिवसेना को साथ में, सरकार में है तो साथ में ही रखेंगे, लेकिन अब जब सरकार नहीं रही तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी सुर कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहां पर कारण इसके पीछे यह भी है जिस प्रकार से जो है निर्णय लिए गए एक आखिरी कैबिनेट में, फिर चाहे वो औरंगाबाद का संभाजीनगर करने का निर्णय हो या फिर धाराशिव, उस्मानाबाद को धाराशिव करने का निर्णय हो, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो राज्य में उन्होंने इस बात को हरी झंडी दिखा जरूर दी है, लेकिन जो नीचे का नेतृत्व है कांग्रेस का वो इसको किस प्रकार से ले रहा है ये भी देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आज दिन भर कई सारी गतिविधियां चलने वाली हैं। उद्धव ठाकरे, जिस तरह शिशिर बता ही रहे हैं, उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। उसके अलावा देवेंद्र फडणवीस भी अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दूसरी तरफ गोवा में एकनाथ शिंदे की बैठक अपने विधायकों के साथ हो रही है। तो तमाम जो हलचल है अब मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, या हम कहेंगे कि मंत्रिमंडल बनने से पहले, उस सबको लेकर के है। अब मैं आपके सामने लाती हूं हमारे साथ जो विशेष मेहमान जुड़ गए हैं अब इस विषय पर चर्चा के लिए। हमारे साथ श्वेता शालिनी है जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। अब हमारे साथ आनंद दुबे जी है जो कि नेता है शिवसेना के, और हमारे साथ डीके दुबे जी हैं जो कि वरिष्ठ वकील हैं, और जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर संवैधानिक संकट की स्थिति में क्या अब शिवसेना है या नहीं है, क्योंकि सवाल ये खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी आनंद जी, जिस तरह उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, जब इतने सारे विधायक उनके साथ हैं, आपके साथ सिर्फ 16 विधायकों का समर्थन अब हासिल है, तो शिवसेना असली कहां है? देखिए, ऐसा है कि तथाकथित शिवसेना के मुख्यमंत्री यदि कोई कहना चाहता हो तो हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर शिवसेना के अलावा कोई मुख्यमंत्री शिवसेना का अपने आप को कहता है तो वह शिवसैनिक नहीं है, क्योंकि जो असली शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी के साथ है। कार्यकारिणी की बैठक में उनको सर्वसम्मति से अपना नेता चुना गया, सारे अधिकार उनको दिए गए, पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर सांसद तक सब उनके साथ हैं। ठीक है, विधायक छोड़ के गए हैं, टूट कर गए हैं, वो सरकार भी बनाए हैं, उनको मुबारकबाद हो, लेकिन वह शिवसैनिक नहीं, क्योंकि जो शिवसैनिक होता है, जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा पर चलता है, वो उन्हीं की पार्टी को तोड़कर, क्योंकि मुझे याद है अटल जी कहते थे कि अगर किसी को खरीद फरोख्त करके तोड़ मोड़ के सरकार बनानी हो तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। आपको याद होगा भरे पार्लियामेंट में कहा था उन्होंने। तो हम सब तो उनका सम्मान करते, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। 28 साल उनके सानिध्य में हमारा गठबंधन भी रहा है। तो ये जो सरकार बनी है, ये सरकार कल किस नाट्यक्रम से गुजरी आपने देखा कि 106 सीटों के दल को उप मुख्यमंत्री बनना पड़ रहा है, 50 लोग जहां हैं वो मुख्यमंत्री बन जा रहा है। पहले कहा जाता है कि बीजेपी में देवेंद्र जी बाहर से सपोर्ट करेंगे, फिर पता नहीं किसका फोन आता है, जो मैंने टीवी पर देखा है, मुझे पता नहीं कि ये सब क्या हुआ है, पर ठीक है, अब उनको मुबारकबाद हो। हमारे उद्धव ठाकरे जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेना भवन में, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर 2.5 साल पहले हमारी बात मान लिए होते तो शायद मुझे कभी मुख्यमंत्री बनना ही नहीं था। पहले 2.5 साल या देवेंद्र जी बन जाते, या पहले 2.5 साल एकनाथ शिंदे बन जाते, और तो 2.5 साल मतलब नहीं, एक सेकंड आनंद जी, तो मतलब सारा जो खेला था वो मुख्यमंत्री पद को लेकर था, क्योंकि सवाल तो ये खड़े किए गए एकनाथ शिंदे की तरफ से कि हिंदुत्व के एजेंडे से ही आप लोग भटक गए थे, इसलिए सब हुआ।
नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जो 2.5 साल पहले मातोश्री में जब अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2.5 साल पर हम बात कर लेंगे, आप डोंट वरी, हम लोकसभा लड़ रहे हैं साथ में, हम विधानसभा साथ में लड़ रहे हैं, हम देख लेंगे। लेकिन बाद में वो मुकर गए, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो फिर हम पहले मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुझे दुख अपना तो चलो ठीक है, हमने क्या खोया क्या पाया नहीं। मैं बीजेपी को सोच रहा हूं कि अगर 2.5 साल पहले हमारी गठबंधन की बात मान ली गई होती तो कम से कम बाद वाला 2.5 साल तो बीजेपी को मिलता। लेकिन बीजेपी को क्या मिला? बीजेपी तो उप मुख्यमंत्री बन गई। अब पता नहीं उसके पीछे क्या दर्द है। ये मैं श्वेता जी से ही पूछ लेती हूँ कि आखिर बीजेपी को क्या मिला श्वेता जी, क्योंकि शिवसेना जहां खड़ी है उसकी चिंता नहीं आनंद जी को, उनको इस बात की चिंता है कि इस वक्त सरकार में बीजेपी कहां खड़ी है। जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, मेरे काबिल दोस्त जो हैं वो बिल्कुल उद्धव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही शब्द उठा रहे हैं। उन्होंने ही कहा तथा कथित शिवसैनिक। बिल्कुल आज जैसे वो बाहर आए और लोगों से सामने आकर उन्होंने बातचीत की, वैसे ही यदि 2.5 साल पहले उन्होंने फडणवीस जी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए होते और उनसे बातचीत की होती तो शायद फडणवीस जी इतना ही बड़ा दिल रखते उस समय भी। क्योंकि हमारी देखिए, आप इसको कूटनीति कहें चाहे रणनीति कहें, हमारे लिए ये राष्ट्र नीति है और धर्म नीति है और हमेशा रहेगी। इसी तरीके से यदि उद्धव जी ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा होता तो शायद इतने लोग उनको छोड़ के नहीं चले जाते, उनके अपने लोग। शायद उद्धव जी अगर फेसबुक पे नहीं चलाते सरकार, तो ये सरकार अभी भी चल रही होती। शायद वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अपने बाला साहेब, अपने पिताजी और अपने विचारधारा को नहीं भूल जाते, तो शायद में तो बहुत कुछ हो सकता है। और आज सबसे बड़ा दर्द शायद उद्धव जी को और मेरे काबिल मित्र को इसीलिए हो रहा है क्योंकि सचमुच में बाला साहेब का सपना साकार हुआ है। आज इसीलिए दूसरे के सुख से इनको ज्यादा दुख हो रहा है। हमारे पक्ष में क्या होता है, देखिए देवेंद्र फडणवीस जी एक मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए आज उन्होंने सचमुच में ये साबित किया है कि हमारी पार्टी इज अ पार्टी विद डिफरेंस। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई राष्ट्र प्रथम है और पक्ष उसके बाद अंत में स्वयं आता है। चाहे आपको कोई निर्णय लेना अच्छा लगे चाहे नहीं अच्छा लगे, आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हमारे लिए जरूरी था, महाराष्ट्र के लिए जरूरी था कि एक स्थिर स्थायी सरकार आए और देवेंद्र फडणवीस ने वो दिया है। ठीक है श्वेता जी। आनंद जी, मैं इससे पहले कि डीके दुबे जी से समझने की कोशिश करूं, मैं आपसे जरूर आनंद जी ये जानना चाहूंगे। चलिए बीजेपी की तो चिंता आप कर रहे हैं, लेकिन चिंता तो इस बात की भी अब होनी चाहिए कि 16 विधायकों के साथ अब तक की सबसे बड़ी, एक तरीके से हम कहेंगे बगावत के दौर से, या सबसे बुरी स्थिति में अगर खड़ी है तो शिवसेना खड़ी है। कहां आप नंबर सोचिए 2 की पार्टी से 5 पर आ गए, तो पहले तो आपको अपने बारे में मंथन करना होगा कि आपका भविष्य अब अगले 2.5 साल में कहां जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सही सवाल पूछा कि चिंतन और मंथन तो करना ही है। पार्टी जरूर थोड़ी सी कमजोर हुई है, लोग निकल के गए हैं और उस पर आज उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि मैं स्वयं अब इसकी लड़ाई लड़ूंगा और सेना भवन आकर लोगों से मिलूंगा, महाराष्ट्र का दौरा करूंगा, जनसभाएं करूंगा। ठीक है, अब चूंकि देखिए मैंने सुना था कि बड़े से बड़े युद्ध में हारने के बाद भी योद्धा अपने परिश्रम से फिर युद्ध जीत जाते हैं। तो ये हार और जीत का प्रश्न नहीं है। अरे भाई, जो विधायक आज हमें छोड़कर गए हैं कल तो उन्हें भी छोड़कर जा सकते हैं। उसकी विश्वसनीयता क्या है? वो कौन है? अगर वो इतने विश्वसनीय होते तो पहली बात तो हमें ही छोड़कर नहीं जाते। जो हमसे निराश हो सकते हैं, स्वाभाविक सी बात है कि वो कुछ दिनों के बाद उनका मोह भंग बीजेपी से भी हो सकता है। तो ये आपको आगे देखना होगा कि आने वाले समय में ये जो भारतीय जनता पार्टी का कल मैंने देखा, बेचारे लड्डू भी नहीं खाए, सब फेंक दिए गए होंगे कहीं। लेकिन कितनी निराशाजनक बात है कि एक फोन से दिल्ली से पूरा खेल बिगड़ जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, नहीं आनंद जी मैं जरा डीके दुबे जी के पास चलती हूँ, क्योंकि मामला आप लोग सुप्रीम कोर्ट भी लेकर गए और इस बात को लेकर के अब अटकलों का बाजार गर्म है कि आखिर असली शिवसेना किसके पास जाती हुई दिख रही है। आप मुझे थोड़ा सा डीके दुबे जी समझाइए कि संविधान के हिसाब से देखें या अगर हम देखें कि लीगली इस मुद्दे को अभी कहां पर जाता हुआ दिख रहा है, पार्टी की जो लड़ाई है लोगों की और पार्टी के ऊपर वर्चस्व की, वो कहां पर जाती हुई दिख रही है। देखिए, हमारे पास 2 सिस्टम है। एक तो ये है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़कर आया उस समय सिंबल किसने बांटा था वो प्रश्न था, लेकिन जिस समय विधानसभा के अंदर जाते हैं उस समय विधायक दल का नेता होता है और विधायक दल का नेता विधायक चुनते हैं, पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुनता।
इसलिए आपने देखा होगा कि पार्टी अपना एक पर्यवेक्षक भेजती है वहां पर, और विधायकों का संग्रह होता है, विधायक अपना विधायक दल का नेता चुनते हैं। तो अगर हम विधानसभा के अंदर की बात करें तो अंदर तो विधायकों ने अभी भी शिंदे को ही अपना नेता चुन के रखा है। इसलिए अब जो डिस्प्यूट खड़ा किया जा रहा है वो है कि पार्टी की कमान हमारे पास है कि आपके पास। इसलिए अंदर कोई समस्या नहीं है। अंदर समस्या से मतलब यह है कि विधानसभा के अंदर विधायक दल का नेता जिसको वोट दे रहा है वो डिसीजन फाइनल होता है। बाहर से पार्टी कुछ भी कहती रहे वो डिसीजन फाइनल नहीं होता। और विप भी विधानसभा के अंदर ही लागू होती है, विधानसभा के बाहर पार्टी की बैठक के लिए विप लागू नहीं होती। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर है, आपको याद है समाजवादी पार्टी का डिस्प्यूट पैदा हुआ था बाप और बेटे के बीच में, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव के बीच में। तो दोनों ने सिंबल क्लेम किया था चुनाव आयोग के पास कि भाई शिवसेना, जब वो समाजवादी पार्टी वो भी कह रहे थे हम भी हैं और वो भी कह रहे थे कि हम भी हैं, और बाप बेटे कह रहे थे। मुलायम सिंह जी ने पार्टी स्थापित की थी, लेकिन जिस समय वो विधायक दल के नेताओं ने अपना नेता चुना, बाकी पदाधिकारियों ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रहा होगा उसके अनुसार अखिलेश यादव ने प्रेजेंटेशन किया था, और मुलायम सिंह जिन्होंने पार्टी बनाई थी उनको ही बाहर का रास्ता दिखाते हुए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे और पार्टी पूरी उनके पास आ गई। तो ये जो लड़ाई है मुझे लगता है ये अभी चुनाव आयोग के पास जाने वाली है आगे। बिल्कुल, और इसीलिए संवैधानिक जो स्थिति है उसी को लेकर कोर्ट के दरवाजे पर भी जा रही है शिवसेना, और लगातार इस मामले में देखा जा रहा है। चलते चलते आनंद जी, आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपने बात कही, और खासकर उद्धव ठाकरे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये बात कही कि अब वो जनता के बीच जाएंगे, तमाम बात करेंगे और फिर से पुरानी शिवसेना को सशक्त बनाने की कोशिश करेंगे। तो एनसीपी कांग्रेस जिनका साथ भारी पड़ गया, आपको नहीं लगता शिवसैनिकों को ये साथ पसंद नहीं आया और यही सबसे दुख का कारण था? क्या वो साथ अभी भी बरकरार रहेगा? देखिए, ऐसा है कि हर पार्टी की अपनी विचारधारा, अपनी आइडियोलॉजी, काम करने का तरीका। कुछ पार्टियां आपस में गठबंधन करती हैं, कुछ चुनाव के बाद करती हैं, कुछ पहले करती हैं। तो ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमें अकेले जाना है कि हमें कोई सहयोगी दल साथ लेना है। लेकिन ये सब अभी भविष्य की बातें हैं। फिलहाल हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारा कैडर, हमारा वोटर जो कहीं ना कहीं ये सब देख के कहीं घबरा रहा हो, तो उसके मन में आत्मविश्वास पैदा करना कि नहीं, बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, उद्धव जी का नेतृत्व तुम्हारे साथ है, आदित्य ठाकरे जी जैसे एक युवा नेता आपके साथ हैं, तो पूरी ताकत से लगे रहिए। और देखिए, हार जीत होता है। अटल जी हमेशा कहते थे क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। हालांकि वो भाजपा अब रही नहीं। भाजपा अटल जी और अडवाणी जी को केवल तस्वीरों में देखा करती है, उनकी बातें नहीं मानती। लेकिन हम तो आज भी अटल जी का बड़ा सम्मान करते हैं। ये सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है आनंद जी कि अब शिवसेना अटल बिहारी वाजपेयी को कोट कर रही है और उनकी बात पर कायम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बात करी। चलते चलते आपको श्वेता जी कहना चाह रही हैं। जी देखिए, ऐसा है, एक चीज याद रखिए कि जब सपा ने ये डिसाइड किया था और उनके सैनिकों ने ये डिसाइड किया, उनके मतदाताओं ने, आज जब उद्धव जी बाहर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया तो उन्होंने सबसे पहली बात ये बोली कि भाई मतदाताओं की सोचो। उस समय नहीं सोचा था जब मतदाताओं के मत के पीछे जाकर जिस नरेंद्र मोदी ने आपके लिए संघर्ष करते हुए आपके लोग चुन के लाए, उनके पीठ में खंजर भोंका था, तब आपको ये याद नहीं आया था? तब आपको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम याद आया था? तो याद रखिए, सपा ने अपने फाउंडर को ही बाहर निकाल दिया था। उसी तरीके से ये शिवसैनिक, ये मतदाता आज डिसाइड करेंगे, क्योंकि असली शिवसेना वही शिवसेना रहेगी जो बाला साहेब के सिद्धांतों पर चलेगी। और आज बाला साहेब का एक सच्चा शिवसैनिक कुर्सी पर बैठा है। जब मौका आया था तो स्वयं उनके बेटे ने यह तय किया कि वो कुर्सी पकड़ेंगे और ना कि असली शिव सैनिक को देंगे। ठीक है, अब जब मौका आया है तो शिव सैनिक ये भी तय करेंगे कि कल का उनका रास्ता कैसा होगा। एकनाथ शिंदे जैसा होगा, जहां एक आम ऑटो रिक्शा चालक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। और इसी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है ये असली शिवसेना बनकर रहेगी। ठीक है आनंद जी, मेरे पास समय की बाधा है, लेकिन आप जल्दी से कुछ बोलिए। क्या 20 सेकंड। हाँ, श्वेता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि मतदाताओं के साथ गलत व्यवहार हुआ, अपमान हुआ। अरे भाई, 2019 में उद्धव जी ने बोली, मैंने नहीं बोली। 100, मैं बता रहा हूँ, 106 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2.5 साल बाद
बागियों पर भरोसा करके उनको मुख्यमंत्री बना देती है। हमारे लिए और वो बागी नहीं 106 है, सीटें हमारे लिए वो आपके लिए असली संत सैनिक है, है। आपके लिए संत भूलिए है, मत, आपके लिए महात्मा है, आपके लिए महात्मा है, और मुलायम आपके लिए जी बाहर महात्मा कर दिए है, गए थे, यही आपके लिए सुप्रीम कोर्ट संत आप लोग को हैं। बार-बार अरे अंतिम सुनिए फैसला आया आनंद नहीं जी, है, श्वेता जी। आनंद जी, अंतिम फैसला आया नहीं है। आनंद जी, आप उनको बागियों का नाम जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए अगर 39 विधायक एक तरफ, 16 विधायक एक तरफ, तो उनको बागियों की संख्या मत दीजिए ना। वो तो अपने आप को अब कह रहे हैं कि जब पूरी पार्टी आधी से ज्यादा 2/3 पार्टी जब उनके पास है तो फिर बागी आपकी कैसे निगाह होगा? में, आपकी निगाह में वो विधायक जो हैं वो बागी भले हमारी निगाह में नहीं, ऐसा लेकिन- वो कह रहे हैं। नहीं, ऐसा वो कहते हैं। हाँ। उनका काम है कहना, लोगों का काम है तय करना। हम तय करेंगे ना, जनता तय करेगी। चलिए, ठीक है। जनता की अदालत सबसे बड़ी होती। बिल्कुल, और जनता की अदालत ये तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ही खास मेहमान हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़े। तो महाराष्ट्र में जिस तरह से अभी भी खींचतान जारी है और अब इस बात को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक लगातार नेता, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, तमाम शरद पवार हो, वो सब सामने आ रहे हैं। और अब जो निगाहें हैं वो बीएमसी चुनाव से पहले इस बात पर लगी हैं कि सत्ता में मंत्री आखिर कौन कौन बनेगा। फिलहाल ले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. कावेरी रंग छायो खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो खुशियों। कावेरी मेहंदी कोन हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहाँ तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। और चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले एजेंडे की तरफ, जो है राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा हुआ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रचार अभियान अब पूरी तरह से तेज हो गया है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। ये लगातार चीज सामने आ ही रही है। और इसके अलावा बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की ओर से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, तो विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में जमीन से जुड़ी ओडिशा की आदिवासी महिला के सामने आने से विपक्ष के कई सहयोगियों में पसोपेश है और इसीलिए बहुत सारे दल ऐसे हैं जो कि मुर्मू के समर्थन में सामने आ गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए मतदाताओं के वोट की कुल वैल्यू 10,86,431 है और इस तरह राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए आधे से एक वोट ज्यादा की जरूरत होगी और जिस लिहाज से इतने वोट चाहिए और राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास काफी हद तक अब पूरे वोट हैं और आंकड़ों के लिहाज से देखें तो एनडीए को अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए 13,000 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। और जिस तरह से विपक्षी खेमे से एक के बाद एक समर्थन मिल रहा है द्रौपदी मुर्मू को, उसके बाद पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। मायावती, नवीन पटनायक, वाईएसआर कांग्रेस समर्थन का उनको पहले ही ऐलान कर चुके हैं और अब जेएमएम की तरफ से भी अगर देखें या फिर जेडीएस की तरफ से देखें तो दोनों ने ही संकेत दे दिए हैं कि वो भी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋषि कुमार सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ऋषि, अगर मैं जानना चाहूं तो पूरी प्रक्रिया के साथ साथ
बहुत सारे नाम और भी सामने आए थे, लेकिन सभी की उम्मीदवारी एक तरीके से रद्द कर दी गई। क्या खासियत रहती है इस तरीके के नाम आने की, और उसके पीछे उनका हमने देखा है अलग अलग तरीके की दावेदारी रहती है, बड़ा दिलचस्प रहता है ये सब। हैं जो राज्यसभा के महासचिव भी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जानकारियां दी कि किस तरीके से उन्होंने जो स्क्रीनिंग के दौरान करीब 115 जो दावेदारियां थीं, हालांकि 300 से अधिक लोगों ने फॉर्म मांगे थे, लेकिन 115 लोगों की स्क्रीनिंग हुई और इसमें बहुत सारी स्क्रीनिंग को शुरुआती दौर में उन्होंने खारिज किया और बाकी के 90 से 80 के बीच में जो लोग थे उनकी स्क्रीनिंग काफ़ी हद तक आगे गई। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात ये थी कि किसी भी दो उम्मीदवारों के अलावा किसी भी जो उम्मीदवारी का दावा करने वाले के पास कोई भी न तो फर्स्ट प्रपोजर थे ना ही सेकेंडर थे। उन्होंने इतना ज़रूर किया था कि जो बाकी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की थी। 15,000 रुपये की जो फ़ीस है वो उन्होंने जमा की। इस लिहाज से करीब 9 लाख के आसपास का जो धन है वो भी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा हुआ। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प बात ये रही कि अलग अलग जगहों से अंडमान निकोबार की बात करें हम या फिर नॉर्थ ईस्ट की बात करें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों से करीब 16 राज्यों से 115 उम्मीदवारों की जो स्क्रीनिंग की गई, उसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये था कि वो इस बात का दावा कर रहे थे कि ये जो व्यवस्था है उसमें उन्हें जगह मिलनी चाहिए और उनको ये हक है, भारत का संविधान उन्हें ये हक देता है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर का साफ कहना था कि जो नियम होते हैं, संविधान भी उन नियमों के तहत ही चलता है, नियमों की बात ही करता है, तो उस लिहाज से वो नियमों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। इस लिहाज से उन्होंने स्क्रीनिंग के दौरान जिन लोगों को बुलाया था या जिन्होंने दावे किए थे उनको उनके दावे न सिर्फ खारिज किए बल्कि उन्हें कहा गया कि आप प्रॉपर तरीके से अगली बार फिर से प्रयास करें। तो ये बड़ा दिलचस्प था। कल हमने देखा था अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाषाओं में लोग अपने अपने दावे प्रतिदावे कर रहे थे, लेकिन दो लोगों को, जैसे कि हम सभी जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा अब आमने सामने हैं, वही जो है वैलिड पाए गए। जी बिल्कुल ऋषि, और देखने में ये भी आता है कि कई सारे तो इसमें से उम्मीदवार हर बार सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएं। उनकी हिस्ट्री भी ऐसी है, कोई किसी के साथ अपनी तस्वीर दिखाता है, कोई किसी के साथ। बहरहाल अब जब प्रचार तेज हो चुका है तो दोनों ही, चाहे हम द्रौपदी मुर्मू की बात करें या यशवंत सिन्हा की, किस तरह की रणनीति रहने वाली है, किन किन से मुलाकात होगी और कहां पर प्रचार अभी शुरुआत हो गई है? देखिए, जहाँ तक दोनों उम्मीदवारों की बात करें तो यशवंत सिन्हा अपना चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं और काफ़ी एग्रेसिव तरीके से अलग अलग राज्यों में वो दौरा कर रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू का आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की अभियान की शुरुआत की है, लेकिन उनकी सबसे खासियत बात यह है कि उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में जाने से पहले तमाम ऐसे संगठनों से, दलों से बात की और उन्हें जो आश्वासन दिया उससे उनकी जो जीत है करीब करीब हम कह सकते हैं कि पक्की हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दलों ने जो एनडीए में नहीं हैं, उन्होंने, चाहे वो वाईएसआर हो, चाहे वो बीजू जनता दल हो या फिर मायावती हो, इन सब लोगों ने जो खुलकर उनको समर्थन दे दिया है, तो संख्या लिहाज से वो राष्ट्रपति के पद के लिए पूरी तरीके से अब एलिजिबल हो चुकी हैं वोटों के लिहाज से। अब जो रास्ता है उन्हें ये तय करना है कि क्या पिछली बार के जो राष्ट्रपति चुने गए थे उनसे आगे उन्हें मत मिलेंगे, और इसके लिए भी उनकी जो कवायदे हैं, उनके जो प्रयास हैं और उनका जो पूरा का पूरा व्यक्तित्व है एक हम्बल पर्सनालिटी के साथ, और उन्होंने जो संघर्ष किया है इस बात को सभी लोग स्वीकार करते हैं। और उनकी जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को देखते हुए उनको जो समर्थन मिल रहा है, मुझे लगता है उसमें वृद्धि ही होगी। और इस वृद्धि में कई ऐसे दल हैं जो अभी थोड़ा सा हिचक रहे हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि वो चुनाव आते आते अपने पत्ते खोल देंगे। लेकिन दो दलों ने, जैसे कि आपने भी बताया कि जेएमएम और जेडीएस की तरफ से भी साफ संकेत मिल चुके हैं। उन्होंने जेडीएस के नेताओं के साथ फ़ोन पे बात की और उन्होंने कहा कि वो मिलना चाहते हैं, तो वहाँ से इसी तरीके के संकेत आए कि आपको मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपका जो आग्रह है वो करीब करीब स्वीकार्य है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको जो समर्थन है वो बड़ी मात्रा में मिलने जा रहा है। और एक आदिवासी महिला जब अपने हम्बल बैकग्राउंड और संघर्ष के जीवन से जब आगे बढ़ती हुई दिखती हैं, तो उनके जो संघर्ष की गाथा में लोग ज़रूर अपने आप को एसोसिएट करेंगे और शामिल होंगे, और उनका जो कह सकते हैं कि जो उनका जो मार्जिन है
वो शायद रिकॉर्ड मार्जिन बने। जी बिल्कुल ऋषि, और इसीलिए वोटों की जो संख्या दिखाई दे रही है और जिस तरह का समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है पार्टी लाइन से हट करके, वो भी बेहद ही खास दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आने वाले दिनों में जो दो दल जिनकी हम बात कर रहे हैं और आपने भी जिनका जिक्र किया, उनके बारे में भी खुलासा होगा कि वो आखिर कहां पर जाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए ऋषि। और बुलेटिन में ले लेते हैं फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉइस हेयर रिमूवल क्रीम। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। और चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले एजेंडे की तरफ, जो है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े हुए। आज से विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा शुरू हो गई है और बेहद ही खास है। 2 साल बाद शुरू हो रही रथ यात्रा को लेकर आम लोगों में गजब का उत्साह है और पुरी से लेकर देश के अन्य राज्यों में ये यात्रा चलती है। विश्व प्रसिद्ध ये यात्रा आज से शुरू होकर 12 जुलाई तक चलेगी, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ सामने आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जीवन में उनके भाई और बहन के महत्व को ये यात्रा दर्शाती है। 7 दिनों तक ये परिवार अपनी मौसी गुंडीचा मंदिर में समय बिताते हैं। उनकी मौसी का ये घर माना जाता है जहां पर समय बिताते हैं भाई बहन और श्री कृष्ण भगवान। तो ये यात्रा बेहद ही खास। हमारे साथ मेघना देव हमारी सहयोगी सीधे फोन लाइन पर इस यात्रा के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हैं। मेघना, किस तरह की इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं और किस तरीके की, हम अगर बात करें यात्रा में 2 साल बाद होना, क्या खासियत है? हम देख रहे थे पिछले तकरीबन 1-1.5 हफ्ते से, खासकर यहाँ जहाँ मैं अहमदाबाद में मौजूद हूँ, यहाँ अगर देखें तो पुरी के बाद सबसे बड़ी रथ यात्रा का आयोजन यहाँ अहमदाबाद में होता है। जगन्नाथ मंदिर से शुरुआत होती है इस यात्रा की। सुबह में हमने देखा कि मंगला आरती गृह मंत्री अमित शाह ने की और उसके बाद पाहीन विधि की गई, जो कि एक सोने के झाड़ू से मुख्यमंत्री जो रथ यात्रा जब निकलती है तो उस जगह पर वहां झाड़ू लगाते हैं सोने के झाड़ू से, और बहुत ही भव्य रूप से सजाया गया है पूरा जगन्नाथ मंदिर। जमालपुर इलाके में स्थित है अहमदाबाद में, और इस बार इसलिए भी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि 2 साल जो कोरोना में गए जिस कारण से हो नहीं पाई रथ यात्रा, इस बार बहुत ही ज्यादा जोश से हो रहा है। और साथ ही रास्ते में हमने देखा कि कई जगहों पर हाथी, काफी सारे हाथियों को सजाया गया है। 100 से भी अधिक झांकियां नजर आ रही हैं और अखाड़ों की झांकियां हैं, अलग अलग कल्चरल डांस और करतब किए जा रहे हैं। तो बहुत ही एक तरीके से कहें तो अहम यात्रा होती है। और सबसे अहम बात ये भी होती है कि इस यात्रा के दौरान जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु, हम अभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं, उसको भी किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसके लिए अहमदाबाद में भी तकरीबन 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस और काफी कड़ा बंदोबस्त किया गया है, काफी भारी डिप्लॉयमेंट किया गया है। और आज अगर हम देखें तो पुराने अहमदाबाद में खासकर इसका एक बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ता है रथ यात्रा को देखने के लिए। ओल्ड सिटी जिसे कहते हैं अहमदाबाद में, और वहां पर ये जो रथ हैं वो जाते हैं, वहां से निकलते हैं और तकरीबन अगर हम देखें तो 15 से 17 किलोमीटर की ये यात्रा होती है और पूरे शहर में अहमदाबाद के जो ओल्ड सिटी है वहां से ये निकलती है ये यात्रा। और बहुत ही इसका महत्व इसलिए भी इस बार जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अहम इसलिए भी है क्योंकि 2 साल बाद श्रद्धालुओं को यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल मेघना, और ये जो हम अपने स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे थे ये जगन्नाथपुरी की तस्वीरें थी, लेकिन मेघना ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर, बेहद ही आध्यात्मिक नजारा, और ये जगन्नाथपुरी से लाइव तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं जिसमें कि बेहद उत्साह
श्रद्धालुओं में दिखाई दे रहा है। और क्योंकि 2 साल के बाद कोरोना की वजह से अब ये आज धूमधाम से इस यात्रा को निकाला जा रहा है, जो कि 12 जुलाई तक चलेगी, तो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण दिन है। मेघना, ये भी जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी सबसे पहले आज भोर में पूजा अर्चना की थी, वो तस्वीरें भी बेहद खास वहां से सामने आ रही थी। तमाम जो नजारा है और यात्रा से जुड़ी हुई खास बातें, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर हम देखें तो सुबह में मंगला आरती हुई और उसके बाद अगर देखें तो तकरीबन 15 किलोमीटर की ये यात्रा होती है अहमदाबाद में। अभी हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर हालांकि जगन्नाथपुरी से जो लाइव विजुअल्स है वो दिखा रहे हैं और साफ तौर पर नजर आ रहा है भक्तों में, श्रद्धालुओं में कितना ज्यादा उत्साह है और कितने ज्यादा उत्साह से वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं, और वो भी 2 वर्ष के बाद जो यात्रा हो रही है। और अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो कई अहम इलाकों से, करंज हो, माधवपुरा, गायकवाड़ हवेली, कालूपुर, दरियापुर, इन इलाकों से होकर ये जो रथ है वो निकलते हैं जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के, बालभद्र और उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के जो रथ होते हैं वो उस मार्ग से निकाले जाते हैं। और जो पूरा मार्ग होता है वहां पर इसी किस्म की तस्वीरें सामने आती हैं, जिस किस्म की तस्वीरें अभी हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का हर्षोल्लास लोगों के बीच पूरा दिन, ये जब तक यात्रा यहाँ पर चल रही है, आज की जो यात्रा रहेगी उसमें पूरे दिन ये सेम तस्वीरें आपको सुबह से लेकर तकरीबन 3 बजे से हम देख रहे हैं कि 3 बजे से यहाँ पर इसी किस्म की भीड़ लगी हुई है। बिल्कुल मेघना, और बहुत ही ज्यादा अलौकिक नजारा इन तस्वीरों के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से, चाहे वो अहमदाबाद हो या फिर कि जगन्नाथपुरी, बहुत ही अलौकिक दृश्य, धार्मिक दृश्य। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना इस तमाम जानकारी के लिए। तो जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा की तस्वीरों के साथ हमें दीजिए इजाजत। आज इस वक्त में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।